ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपने एनसीईआरटी की सीरीज को। चैप्टर नंबर 5 तो करवा दिया था, आज चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का है, 6th क्लास की ज्योग्राफी है। तो पीछे तो हमें पढ़ा है वो आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख सतल रूप, यानी पृथ्वी पर कितने प्रकार के सतल रूप पाए जाते हैं, जिसमें हम आप अपने कुछ सतल रूपों को जरूर देखा होगा, जिसमें चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। तो चित्र 6.1 देखिए। चित्र 6.1 ये है, इसमें क्या है, पर्वत। तो पर्वत तो हम देखते हैं अक्सर, पठार, पठारों के बारे में भी देखें तो पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत भी आपने कभी तो देखा होगा, वरना रावली की पर्वत रंग रावली भी देख सकते हैं, कुछ पर्वत का रूप है। पठार की बात करें तो हमारे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, वो भी देख सकते हैं हम। सहायक नदियों के बारे में देखें तो सहायक नदियाँ तो हमें हमारी गंगा की सहायक नदियाँ भी देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में भी थोड़ा बड़ा पढ़ा होगा। जिले क्या होती है, जिले के बारे में भी जानते हैं, नदी क्या होती है ये भी जानते हैं। डेल्टा, डेल्टा तो आपने चलो नहीं देखा होगा। मैदान, जैसे उत्तरी मैदान है हमारा, हिमालय के बाद दूसरा उत्तरी मैदान देखते हैं जो यूपी और बिहार में कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इनके बारे में कुछ न कुछ तो हम जानते हैं। पहाड़ी क्या होती है ये इनके बारे में जानते हैं। पर्वत श्रृंखला क्या होती है, जैसे हिमालय में क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, काराकोरम हिमालय हो गया, लद्दाख हिमालय, जास्कर, ये सब क्या है, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इनके बारे में हमें कुछ न कुछ पढ़ा है। तो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखें कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के सतल रूप पाए जाते हैं। सतल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं और कुछ नीचे हैं, कुछ समतल होते हैं। यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतल मंडल पर हम देखते हैं तो कुछ भाग तो क्या दिखाई देते हैं, ऊंचे दिखाई देते हैं, कुछ नीचे दिखाई देते हैं। तो क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि क्या है, ऊबड़ खाबड़ जगह दिखाई देती है, और यही ऊबड़ खाबड़ जगह अलग अलग रूप या अलग अलग नामों से जानी जाती है। जो ज़्यादा ऊंचाई पर होता है उसे पठार कह देते हैं, जो सामान्य समतल होता है उसे क्या कहते हैं, मैदान कह देते हैं। ये सतल रूप दो प्रक्रियाओं द्वारा परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि जो ये सतल ऊबड़ खाबड़ जगह बनती है, यानी समतल जगह बनती है, वो मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है। आप यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यानी हम देख सकते हैं कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें क्या हो गया, कुछ मोशन हो रहा है, कुछ गति हो रही है, आंतरिक हलचलों के कारण क्या हो रही है, कुछ गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या कह सकते हैं आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी हुई है तो कहीं धसी हुई है। दूसरी प्रक्रिया बाह्य प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया की इसके बारे में बताया गया है कि पहली प्रक्रिया क्या, जो आंतरिक हलचल होती है उनके कारण क्या होता है, कभी तो कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, कभी कुछ भाग नीचे की ओर धस जाता है। प्रथम प्रोसेस तो क्या बताइए, आंतरिक हलचल, इंटरनल जो मोशंस होते हैं उनके बारे में बताई गई है। दूसरी क्या बता रहे हैं कि बाह्य प्रक्रिया क्या है, सतल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। यानी पृथ्वी पर ऐसी भी जगह होती हैं जो आंतरिक भागों के कारण तो होगी, अब बाहरी जो पृथ्वी के सतल मंडल पर जो एक्टिविटी हो रही है उनके कारण भी पृथ्वी पर क्या होते हैं, कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, कभी टूट जाती है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिसे जाने का क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है वो टूट कर, यानी कोई टूट कर अपने आप टूट गई होगी किसी अन्य कारणों के कारण, या कभी घिसने के कारण जो मतलब टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। यानी पहले तो क्या थी, कोई चीज़ सामान्य रूप से खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें अपरदन प्रक्रिया करने के कारण क्या हो जाती है, वो पृथ्वी पे समतल यानी टूटकर नीचे गिर जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपरदन प्रक्रिया कहलाती है। इसे हम इरोजन बोलते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनको फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। यानी हम देख सकते हैं कि ये क्या होती है, बहते हुए जल द्वारा क्या होता है कि बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होता है तो वो ऐसे ऐसे स्थानों पर का निर्माण भी कर देती हैं, और कई बार कटाव के कारण उस स्थानों को नीचे भी गिरा देते हैं। वायु होती है, वायु के मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, परिवहन का कार्य करती हैं। तो इनका कारण क्या होती है, पृथ्वी पर चीज़ों का विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है, और बहुत सी बार बहुत सी स्थलाकृतियों का विनाश भी होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत हो गया है। तो ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न सतल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत, यानी क्या कह रहे हैं कि जो हमें स्थल रूप देते हैं उनकी ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पर इन्हें पर्वत कह सकते हैं, किसी को पठार कह सकते हैं, किसी को मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं मुख्य रूप से।
पहले तो हमें क्या पता चल गया कि मुख्य रूप से क्या तो आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण क्या बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया क्या होती हैं, पृथ्वी पर जो प्लेटें होती हैं उनमें क्या होता है, मोशंस होता है, आंतरिक एक्टिविटी, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है उसमें क्या होता है, कोलिजन के कारण यानी उसमें संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। आप बड़ी कक्षा में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर लावा है, और लावा क्या करता है, हमारी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जैसे महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं उनमें क्या होता है, मोशंस होता है। मोशंस के कारण प्लेटें क्या कहती हैं, गति करने लगती हैं, गति करने के कारण आगे पीछे एक दूसरे टकराती हैं, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरी स्थलाकृति का बाह्य प्रक्रिया कौन सी होती है, ये प्रक्रिया वे होती हैं जैसे अपरदन हो गया। अपरदन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो गया, जल के द्वारा हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों का विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे जल भी करता है, वायु भी करती है। तो इनके बारे में हम 10th या 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्वत क्या होती है, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, यानी पर्वत को कोई मनुष्य ने थोड़ी बनाया, प्रकृति ने बनाया है। यानी पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा, यानी क्या कह रहे हैं कि पर्वत होता है वो क्या होता है, नीचे से जो हमारा आधार होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्या होता है, बेस बिल्कुल नुकीला होता चला जाता है। और पठार में क्या होता है, बेस तो आधार तो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसका भी नुकीला नहीं होता, क्या होता है, समतल होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखाई देगा पठार तो। और जबकि पर्वत क्या होगा, इसका आधार से ऊपर की ओर जैसे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नुकीला होता जाएगा बिल्कुल। क्या करें कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है, यानी जैसे सामान्य ऊंचाई होती है क्षेत्रों की, उससे क्या होता है, ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, यानी जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, पहाड़, जब हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो क्या दिखाई देते हैं, बादल बिल्कुल हमारे पास होकर गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, ये तो सभी को पता है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान गिरता चला जाता है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, यानी कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ होती है, बिल्कुल जमी होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी है, जिनकी नदियों के रूप में पहले पानी बहता था, लेकिन अब वो बर्फ के रूप में हो गई, तो इन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं और जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी कि पर्वतों पर सामान्य रूप से लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलवायु का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वह मनुष्य के अनुकूल जलवायु पर्वतों पर नहीं पाई जाती। वहाँ का धरातल खड़ी डाल होता है तथा कृषि योग्य भूमि नहीं होती। कारण क्या बताया है, एक तो क्या हो गया, एक तो इसका शिखर क्या होता है, नुकीला होता है, दूसरा क्या है, ढलान भी होती है। शिखर नुकीला होगा तो सभी को पता है ढलान ऑटोमेटिक हो जाएगी, ढलान होगी तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या है, कृषि योग्य भूमि भी नहीं है। सबसे बड़ी कौन कृषि करता है, बहुत कम क्षेत्रों में, पहाड़ों में कृषि करते हैं। असम की साइड तो करते हैं जैसे, लेकिन बहुत कम मात्रा में करते हैं लोग वहाँ पे। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला पर्वत कहते हैं। जब 1 2 3 पर्वत, जैसे क्या होता है, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत ये हो गया, एक पर्वत हो गया, जब एक से श्रृंखला बनती दिखाई देती है पर्वतों की, उसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पहाड़ियों के रूप में कह सकते हैं कि पहाड़ियों की समूह को क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए ये रहा हमारी, जैसे क्या ये पर्वत है, इसमें भूर पट्टी होगी, ऊपर की ओर वलित पर्वत हो गया। जब दो हमारी प्लेटें होती है वो आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में, ये इधर घूम रही है, ये इधर आ रही है, तो दूसरे के बीच में जो हमारा पदार्थ होगा क्या होगा, वो वलित होकर ऊपर की ओर उठने लगेगा। तो ऐसे उठते उठते क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। चित्र 5.1 में पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। यानी क्या कह रहे हैं कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर, यानी पर्वतों की ऊंचाई का
पक्का नहीं होता कि कितने किलोमीटर ऊंचाई होगा, कोई पर्वत कितने किलोमीटर हो सकता है, कोई कितना हिमालय हो गया, जैसे हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, आल्पस हो गया, एंडीज हो गया, तो इनकी क्या है ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत हमने पढ़ लिया क्या, जिसका आधार तो क्या होता है, बेस क्या होता है चौड़ा, और ऊपर क्या होता है बिल्कुल संकरा होता है, उसे हम कहते हैं पर्वत। बलित पर्वत, पहला पर्वत क्या होता है बलित पर्वत, दूसरा बरस पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत है। तो पहला तो मैंने बता दिया बलित पर्वत, जैसे मैंने बताया था कि दो प्लेट आपस में एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, पर्वत बलित पर्वत का निर्माण। हिमालय तथा आल्पस बलित पर्वत है, यानी हिमालय और आल्पस क्या है, एक बलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंकुवार यानी शंकु के जैसा है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे माना जाता है कि सबसे प्रथम पर्वत क्या था हमारा, अरावली है, जो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं राजस्थान और हिमालय, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, और कुछ भाग गुजरात में भी इसका फैला हुआ है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये पर्वत श्रृंखला बिल्कुल घिस गई है। उत्तरी अमेरिका की अपेलिनियस और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने विलित पर्वत हैं, यानी ये भी क्या बता रहे हैं कि जो हमारे रूस में एल्पिलिस और रूस का जो यूराल पर्वत हो गया, यूरोप और रूस के बीच में क्या है पर्वत, यूराल पर्वत है, ये भी बहुत पुराना पर्वत है। और अप्लेशियन पर्वत है वो क्या है अमेरिका का, वो भी बहुत पुराना पर्वत है। इनकी ऊंचाई कम है, लेकिन यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, तो इसे बरसंत पर्वत। जब क्या होता है कि जो वलित पर्वत होता है उसका एक क्या होता है कि बहुत बड़ा भाग क्या होता है नीचे की ओर धंस जाता है, या किसी अन्य कारण के कारण नीचे की ओर टूट जाता है, तो क्या बच जाता है वो बरंस पर्वत के रूप में निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड या उत्खंड और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणी यानी बरंस यानी ग्रोबिन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण है। देख सकते हैं कि क्या होता है कि जैसे ये क्या ऊपर की ओर उठ रहा है, ये क्या नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, तो बीच में क्या हो गई एक, तो इसका क्या हो गया द्रोणी यानी बरंस हो गया, जबकि ऊपर की ओर उठा ये क्या हो गया बरंस पर्वत हो गई। ऊपर उठते हुए खंड में बता दिया आपको द्रोणी बरंस का गोवरण। यूरोप की राइन घाटी इसका उदाहरण देख सकते हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र पर उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूआकृतियों के कुछ और उदाहरण पता लगे, यानी बरंस पर्वत के कुछ और उदाहरण देखिए कि किन किन महाद्वीपों में कौन कौन से पर्वत यानी बलित पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, बरंस पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत देखिए हम, यानी वोल्केनो माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे हम। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं, यानी जब पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो हमारा लावा बनता है उसके ठंडे होने से जो हमारे पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। यानी ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो यानी जापान का फ्यूजीनामा क्या है इस पर्वत के उदाहरण, यानी कह सकते हैं ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है तो क्या कह लेते हैं ज्वालामुखी। और इनके उदाहरण की बात करें तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के बारे में हम जानते हैं, यानी जापान का फ्यूजीनामा ये पर्वत क्या है हमारे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक है। आप सिर्फ इस बुक में क्या पढ़ेंगे पर्वत क्या है, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ा हमें अभी तक। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। हम पर्वतों के बेनिफिट पढ़ते हैं कि क्या क्या किन किन प्रकार से हमें लाभदायक है। पर्वत पर्वत जल के संहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत होते हैं। पर्वतों में स्थित हिमानियों में होते हैं, हिमानियाँ पाई जाती हैं। पढ़ा था हिमानी क्या थी, जो पर्वतों पर क्या होती है जो बर्फ के रूप में नदियाँ जम जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हिमानियाँ कहते हैं। पर्वत होते हैं क्या होते हैं जल के स्रोत होते हैं, नदियों के स्रोत होते हैं। जलाशयों के जल को लोग बहुत यानी क्या करेंगे जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियों और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नहीं नदियाँ घाटियाँ होती हैं उनमें क्या होती है वेदिकाएं बनाकर कृषि की जाती है। सम की साहिल जैसे हम चाय की कृषि करते हैं तो क्या बनाते हैं वेदिकाएं जैसे बना के हम क्या करते हैं उसमें खेती करते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से क्या होता है कि एक तो ये नदी के स्रोत होते हैं, दूसरे में हम खेती करना चाहें तो खेती हम
वेदिकाएं बनाकर कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा क्या बताया कि ये क्या आते हैं, इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन प्राप्त होते हैं, चारा प्राप्त होता है, आश्रय होते हैं। दूसरा उत्पादन जैसे गोंद, रेंजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान होता है, यानी पर्यटन के लिए भी कुछ भाग पर्वतों का बहुत उपयोगी होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी किए जाते हैं, जैसे देखिए यार हमारा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण देख रहे थे ना। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी हम देख सकते हैं कि आंतरिक भागों से ज्वालामुखी निकलेगी, ज्वालामुखी जैसे जैसे ऐसे करते हुए और यहाँ इन क्षेत्रों में जाके यहाँ पे जमा हो जाएगी और जमा होने के बाद क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग हो गया, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, रिवर में जैसे हम राफ्टिंग करते हैं, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल होते होंगे? तो हम बाद में बता दें इनके बारे में कि पैराग्लाइडिंग का होते हैं, रिवर राफ्टिंग का होती है। तो पठार क्या होते हैं, पठार के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। पर्वत के बारे में तो पढ़ लिया, पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों के लाभ क्या होते हैं, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ लिया। पढ़ते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यानी सामान्य रूप से क्या होती है, पठार कहती है उठी भूमि होती है और उसका ऊपर का सिरा यानी सामान्य आधार तो उठा हुआ है और ऊंचा भी है, लेकिन साथ के साथ उसका शिखर भी क्या है, सपाट और समान रूप से उठा हुआ है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वत की तरह पठार भी नए नए पुराने होते हैं। जैसे पर्वत नए होते हैं, पठार होते हैं, तो पठार भी कुछ कुछ नए पाए जाते हैं, कुछ पुराने पाए जाते हैं। पर्वतों की तरह नए और पुराने पाए जाते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। केनिया, तंजानिया और युगांडा का, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी तिब्बत का पठार देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं चाइना में है, तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा और पूरी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से क्या है 4000 से लेके 6000 मीटर तक पाई जाती है। किसका, तिब्बत के पठार की बताई जा रही। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है विश्व के बहुत से खनन क्षेत्रीय पठार बागों में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लौह, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी कैसे, जैसे पर्वत जैसे हमारे लिए उपयोगी थे वैसे पठार भी हमारे लिए खनिजों के लिए, कोयले के लिए, लोहे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पठार सामान्य हमने पढ़ लिया, पठार क्या होते हैं, पठार के लाभ क्या होते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलाशय हो सकते हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर सवर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पे क्या होता है कि पठारों में क्या पाते हैं, सामान्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है, खेती करने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक है। नहीं, कुछ पठार ऐसे होते हैं जो आकर्षक भी होते हैं, जो पर्यटन के लिए काफ़ी उपयोगी, जैसे हमारे पर्वत थे ना, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, वैसे इनमें भी क्या होता है कि पर्यटन के लिए भी ये कुछ उपयोगी होते हैं पठार। तो अब पर्वत भी पढ़ लिया, पठार भी पढ़ लिया, अब मैदान के बारे में और पढ़ लेते हैं। मैदान क्या होते हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। यानी मैदान क्या होते हैं, हमारे सामान्य समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य मध्य समुद्री से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। यानी क्या कह रहे हैं, जैसे पहले हमारा वाला तो सामान्य उसकी ऊंचाई कितनी बताई थी, पठार की कुछ मीटर तक बताई थी, इसमें नहीं बता रखी, लेकिन तिब्बत का पठार 4000 से लेके 6000 मीटर तक बताया था। तो वैसे ही क्या होता है कि मैदान क्या होते हैं, सामान्य 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। नहीं, 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल मैदानों को मैदान कहा जाता है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल यानी तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। यानी जो मैदान होते हैं वो क्या होते हैं, नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं। नदियां होगी वो क्या होगी, पर्वतों के ढाल की ओर नीचे की ओर बहती हैं, उनकी अपरदित कर देती हैं और वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे ला के ले जाते हैं और अपने साथ डूब जाने पर पदार्थ और पत्थर
बालू, सिल्ट और घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदानों का निर्माण हो रहा है। यानी क्या कह रहा है कि जब जैसे हमारे ये पर्वत हो गए और इस पर्वत से क्या आ रही है, हमारी नदी आ रही है, तो जैसे पर्वत से नदियाँ नीचे उतरेंगी तो क्या होगी, इनकी क्या होगी, गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गति ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से कुछ पत्थर होगा, कुछ कंकड़ होगा, वो क्या करेगी अपने साथ भाते हुए इधर इसके इन क्षेत्रों में क्या की, यहाँ पे डिपॉजिट करना है, निक्षेपित करना शुरू कर देगी। फिर आएगी, फिर इस क्षेत्र को, इसमें जो डिपॉजिट था उसको क्या करेगी, थोड़ा और आगे बहा के ले जाएगी, फिर बहा के ले जाएगी, और ऐसे करते 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 क्या करेगी, मैदान का निर्माण कर देती है नदियाँ हमारे। सामान्य मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। नहीं, समतल भूमि में परिवहन यानी सड़क निर्माण करने में बहुत ज़्यादा, चाहे सड़क हो चाहे रेलवे लाइन हो, उनका निर्माण करना बहुत ही आसान होगा। इसलिए ये मैदान विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। यानी क्षेत्रों मैदानों में क्या पाया जाता है, उत्तरी मैदान है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान पड़ा होगा, तो उत्तरी मैदान में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यूपी में, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम देख सकते हैं। इन्हें ये नदियों की देन है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसमें प्रमुख उदाहरण। यानी हमारे देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं उपजाऊ भूमि है भारत में। देख सकते हैं इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं, निवास करते हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने और खेती करने के लिए समतल भूमि प्रचुर होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती करने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं। अब सतल रूप और लोगों के बारे में पढ़ते हैं। सतल रूपों के भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। कि जिन क्षेत्रों में जैसे पर्वतों होगा उनका अलग जीवन यापन पाएगा, समतल मैदानों में रहने वालों का अलग पाएगा, पठारों में रहने वालों का सभी का अपना अपना जीवन यापन की प्रक्रिया अलग अलग पाएगी, उनकी जीवन शैली भी अलग पाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, सभी को पता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, और मैदानों में फसल उगाने, घर बनाने और सड़क बनाने में पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। विभिन्न प्रकार के सतल रूपों पर रहने वाले लोगों को रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के कारण जागरूकता पैदा करके हम इनके आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल सतलों को उपयोग में ला सकते हैं, इनका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम सतल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि, मकान का निर्माण। इसी प्रकार में हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या किसी पानी में फेंक देते हैं, जो कि उनको गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारी ही उपयोग के लिए नहीं है, हमारे कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यानी क्या कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम पृथ्वी की सतल रूप को, चाहे वो नदियों को, चाहे पर्वतों, पठारों, इनको उपयोग करते हैं, तो हम भूमि का उपयोग करते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही। जैसे हम बहुत से किसान देखते हैं कि भूमि का उपयोग अधिक करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि की क्या उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। वैसे नदियों में बहुत सी बार क्या होता है, कचरा की मात्रा फैला देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो इससे पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पृथ्वी के नुकसान के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ये हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं है, बाद में देखें इनके बारे में। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 था। प्रमुख सतल मंडल कौन से होते हैं, पर्वत पठार में क्या अंतर होता है, सभी अच्छी तरह से बता दिए हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, मनुष्य के पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, ये भी बता दिया था। चाहे वो पर्यटन के लिए हो, चाहे वो पर्वत हमारी नदियों के जल स्रोत के रूप में हो, तो इस भी बता दिए हैं। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे, जैसे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो एक सीरीज बना देंगे 1 से लेके 7 के 7 चैप्टरों की एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला चैप्टर कल करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।